हेलो बच्चों, हमारा क्लास 12 का सिलेबस चल रहा है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये चैप्टर का नाम है, पहला ही चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस पर हमने और भी वीडियो बनाया है जो शुरुआती टॉपिक है उन पर। उन वीडियो को यदि आपने नहीं देखा होगा तो उन वीडियो को आप पहले देखिए, तब ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात जो महत्वपूर्ण है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, हमारे लेक्चर का टॉपिक है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म, है ना। द्विध्रुव क्या होता है हम देख चुके हैं। द्विध्रुव जो दो विजातीय आवेश होता है ना। विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेश, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, दोनों समान परिमाण के होना चाहिए पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में उस द्विध्रुव पर, जैसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है, जो एरो यहाँ पर जो एक दूसरे से समान दूरी पर और समांतर है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को दर्शाता है, जिसकी दिशा यहाँ पर एरो की दिशा में है, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव कौन सा यहाँ पर है, AB, ठीक है। इसको चाहो तो एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, इसके पैरेलल, है ना। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर क्या है, AB, जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से बना हुआ है। तो जैसे किसी चार्ज को विद्युत क्षेत्र, जैसे चार्ज Q है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखें तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है, F इक्वल टू क्या होता है, QE, ठीक है। तो इस चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा ये होगा QE। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। मतलब ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो इधर, धन आवेश पर जो बल लगेगा इधर। और ये दोनों बल समान परिमाण के हैं, मतलब QE और QE दो बल हो गए। तो ये दोनों बल क्या करते हैं, एक दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, एक इस रेखा में क्रियाशील है, एक इस रेखा में क्रियाशील है। तो दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण से ये किसका निर्माण करता है, बल युग्म, है ना। बल युग्म मतलब दो बल। आपने 11th क्लास में बल युग्म पढ़ा होगा, बल आघूर्ण होता, ठीक है। तो ये दोनों बल क्या करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं और इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करते हैं, है ना। कैसे घुमाने का प्रयास करेंगे, ये जैसे द्विध्रुव का अक्ष ऐसे है, इस द्विध्रुव अक्ष को घुमाकर ऐसे, मतलब ऐसे लाने का प्रयास करते हैं विद्युत क्षेत्र के समांतर। क्लियर है। तो विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं तो उस बल युग्म का क्या निकालना है, आघूर्ण निकालना है, ठीक है। बल युग्म का आघूर्ण इसको टाउ से दर्शाते हैं। ये होता है दोनों बल में से एक बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। दो बल लंबवत दूरी मतलब क्या होगा, जैसे एक बल यहां पर कार्य कर रहा है QE, एक बल यहां पर कार्य कर रहा है। अब उनके बीच की लंबवत दूरी, ये जो A से B तक की दूरी है तो उनकी सीधी दूरी हो गई, दोनों को सीधा मिलाने वाली रेखा है। लंबवत दूरी का मतलब है ये इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो इसको यदि हम ऐसे पीछे ड्रॉ करें, ये इस दिशा में कार्य कर रहा है ऐसे, तो ये तो एक दूसरे के समांतर हो गया। पर यहां से एक लंब ऐसे डाल दिया जाए तो ये होगा इनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। और मान लो इसको हम C नाम देते हैं, तो AC होगा यहाँ पर लंबवत दूरी। एक बल का मान है QE और लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC। AC का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें ये द्विध्रुव है, मान लो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है ना। द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ये कोण थीटा थी, इस कोण का मान भी क्या होगा, थीटा ही होगा। दोनों क्या है, संगत कोण है। तो क्या हो जाएगा, चित्र से त्रिभुज ABC में हमको AC का मान निकालना है ना। इस त्रिभुज में AC का मान निकालना है। ये लंब है और किसका मान पता है, कर्ण का। तो लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप अच्छे से जानते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, साइन। तो हम लेंगे यहां पर साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या होगा, AC, कर्ण क्या होगा, AB। तो यहां पर AC का मान निकालें तो क्या होगा, AB
साइन थीटा, और ए बी का वैल्यू यहां पर कितना है 2a, तो ये 2a साइन थीटा। तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है, टाउ का वैल्यू यहां पर QE इंटू 2a साइन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये Q इंटू 2a को इसके साथ लिख दो, बाकी E साइन थीटा। अब दिमाग में कुछ बात तो आई गई होगी, है ना। क्या है यहाँ पर, ये Q इंटू 2a क्या होता है, इसके पहले की वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा। Q इंटू 2a क्या होगा, P E ऐसा, है ना। ये P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a। ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण जो कि एक सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा किस तरफ होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की दिशा में होती है। ठीक है, तो ये टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप ऐसा, क्योंकि P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, तो ये P क्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर E। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बल युग्म के आघूर्ण की गणना करते हैं, है ना। इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी यहां पर लगा सकते हो, जैसे केस फर्स्ट यहां पर क्या हो सकता है, यदि थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब है ये एंगल थीटा है, थीटा इक्वल टू 0 होना मतलब ये जो अक्ष है वो कैसे हो जाएगा, ऐसे, मतलब द्विध्रुव कैसे रखा हुआ है, या द्विध्रुव अक्ष कैसे हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर। तो थीटा का मान 0 होना मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य या बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, मतलब ये स्थायी संतुलन की स्थिति होगी, स्थायी संतुलन या स्थायी साम्यावस्था की स्थिति। दूसरा केस यहां पर, यदि थीटा इक्वल टू 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, ये मैक्सिमम होता है ना। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, अधिकतम। साइन के लिए 90 अंश का मान 1, साइन का अधिकतम मान तो 1 ही होता है, न्यूनतम मान कितना होता है -1। तो इस केस में टाउ इक्वल टू क्या आएगा, केवल P ए मैक्सिमम होगा। थर्ड केस यहां पर लें, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 90 डिग्री मतलब ऐसे रखा हुआ था, तो उस पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा। और इसको थीटा इक्वल टू 180 का मतलब है ये ऐसे रखा हुआ है, पर प्लस क्यू इधर रखा हुआ है और माइनस क्यू इधर रखा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है। यहां भी टाउ इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, पर ये क्या होगा, अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी। अस्थायी संतुलन की स्थिति का मतलब है इसमें वो कुछ ही देर तक, जब तक उसको रखा गया है तब तक वो उस पोजीशन में रहेगा, और जैसे ही वहां पर उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे तो वापस घूमकर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसी में एक कंडीशन और देखेंगे, है ना, जैसे जो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा है, इसमें यदि E इक्वल टू 1 रख दें, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया 1, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी। तो टाउ इक्वल टू पी, तो यहां से एक परिभाषा यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण P का दे सकते हैं, है ना, मतलब एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में यदि द्विध्रुव को लंबवत रखा जाए, थीटा इक्वल टू 90 मतलब क्या हो गया, लंबवत। तीव्रता कैसी है, एकांक है, 1 है। एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लंबवत रखा जाए तो उस पर जो बल युग्म का आघूर्ण है
वो किसके बराबर आ जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। या द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण के उस मान के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर कार्य करता है। तो ये पूरा डिटेल यहां पर किसके बारे में? एक समान विद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो इस पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, उसके लिए फार्मूला और ये पूरा डिटेल है ना। जो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, अभी हमने बल आघूर्ण निकाला था। अब क्या करते हैं? कार्य कैसे होगा कि जैसे कोई भी द्विध्रुव को, है ना, जैसे एक द्विध्रुव यहां पर है ए बी, प्लस की और माइनस के आवेश से बना हुआ है। इसको एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता ई है इसमें रख दें तो ये इस प्रकार साम्यावस्था में ठहरता है या साम्यावस्था में आ जाता है। पर ये इसकी साम्यावस्था है, इस स्थिति में वो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कोई कोण नहीं बनाता, मतलब शून्य अंश का कोण बनाता है। इसका जो अक्ष है द्विध्रुव की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है? समांतर है। पर इसको इस पोजीशन से ऐसे घुमा दिया जाए, मतलब इस पोजीशन में ले आया जाए, है ना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, मतलब इस पोजीशन से कितने कोण से घुमा दिया गया? थीटा कोण से घुमा दिया है। तो उस कोण से घुमाने पर उस पर कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य की गणना हमको करनी है। तो प्रारंभ में मानकर लेकर चलेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है, वो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, मतलब उस पर जो टाउ का वैल्यू क्या होगा यहां पर? PE साइन थीटा, ठीक है। मतलब उसको अल्प कोण थीटा से घुमाया गया यहां से, है ना, यहां से कितना कोण से घुमाया गया? थीटा से, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको एक जनरलाइज फॉर्म में लाना है, इसको व्यापक रूप में लाना है ना। द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, है ना। द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, तो ये अल्प कोण है इसलिए कार्य भी अल्प होगा, इसको डी डब्ल्यू लेकर चलते हैं तो टाउ इंटू डी थीटा ऐसा होगा, है ना। यहां पर कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन, है ना। पर जब घुमा रहे हैं तो उस समय विस्थापन कौन सा होगा? कोणीय विस्थापन होगा। बल है वो क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण है वो किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा डी थीटा। अब इसको व्यापक रूप में लेंगे। व्यापक रूप में क्या होगा? थीटा इक्वल टू थीटा वन से कोई भी दो कोण, थीटा इक्वल टू थीटा वन से थीटा इक्वल टू थीटा टू तक घुमाने में कार्य। तो ये टोटल जो कार्य है ये थीटा वन से थीटा टू, टोटल कार्य W इक्वल टू थीटा वन टू थीटा टू पी साइन थीटा डी थीटा ऐसा, ठीक है। मतलब ये छोटा कार्य था। अब इस छोटे कार्य का कुल क्या हो जाएगा? योग। मतलब छोटे छोटे भाग में कार्य को करेंगे तो थीटा वन से थीटा टू, मतलब कोई भी दो पोजीशन हो सकता है जो उस केस में हम कार्य की गणना करेंगे। तो इसी को सॉल्व करना है, इसका समाकलन करना है। तो जाएगा W इक्वल टू पी, तो बाहर आ जाएगा इसमें थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, है ना। W इक्वल हो जाएगा ये पी साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, बाकी थीटा वन टू थीटा टू। अब इसमें लिमिट लगा दो, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, समाकलन आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं,
ये सब फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, तभी अच्छे समझ में आएगा। पता रहनी चाहिए, सिंपल सी बात है। 11th क्लास पढ़ लिए हैं तो 11th का फार्मूला आपको 12th क्लास में याद रहेगा, तब तो बनेगा बंधुओं। तो W इक्वल टू P है ना, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2। लिमिट कैसे लगाते हैं, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर थीटा 1 थीटा 2, पहले थीटा 2 रखेंगे फिर माइनस करके थीटा 1 रखेंगे, तो माइनस कॉस थीटा 2 फिर माइनस करेंगे और यहाँ माइनस पहले से है तो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर W इक्वल टू P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये W इक्वल टू कोई भी दो एंगल के लिए है, थीटा 1 थीटा 2। अब यदि है ना, अब यदि क्या है यहां पर थीटा 1 इक्वल टू 0, मतलब ये कौन सी अवस्था हुआ, साम्य अवस्था, जो ये वाला पोजीशन है थीटा है ना, और थीटा 1 का वैल्यू 0 हो गया और थीटा 2 का वैल्यू क्या हो गया थीटा। मतलब कोई भी दो कोण हमने क्या क्या लिए, 0 से थीटा कोण तक घुमाया जा रहा है। तो इस केस में W इक्वल टू क्या हो जाएगा P और cos 0 माइनस cos थीटा, या W इक्वल टू P cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस cos थीटा। तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है यहां पर, W इक्वल टू P 1 माइनस कॉस थीटा है ना, W इक्वल टू P 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये होगा किया गया कार्य है ना, किया गया कार्य, और यहीं से कैलकुलेट करेंगे हम स्थितिज ऊर्जा है ना। इसी स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ना, स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा होती है, इसके स्थितिज ऊर्जा बहुत सारे प्रकार की होती है, विद्युत क्षेत्र में अलग होता है, चुंबकीय क्षेत्र में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है, और भी ग्रेविटेशनल अलग होता है, आप लोग 11th क्लास में पढ़े। तो यहाँ पर हम है ना, तार को खींचने में उसकी स्थितिज ऊर्जा तो बहुत सारे प्रकार की होती है। तो इसकी परिभाषा जो सिंपल होती है वो क्या होता है, किसी वस्तु की विशेष अवस्था या विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित रहती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, जो द्विध्रुव को उसकी एक पोजीशन से घुमाकर रख दिया गया है, घुमाकर छोड़ने से है ना, या द्विध्रुव को उसके प्रारंभिक अवस्था से किसी कोण तक घुमाने के लिए क्या करना पड़ा है, कार्य। तो यह कार्य उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा के रूप में। तो इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। पर इसकी कंडीशन यहां पर है कि मानक स्थिति थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 से वर्तमान स्थिति कोई भी हो सकता है थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, ये यहां पर है ना। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, मानक स्थिति थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, इस स्थिति में उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 होती है। मानक स्थिति वह स्थिति होती है जब उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। तो ये जो इसके पहले जो फार्मूला हमने यहां पर लाया था, W इक्वल टू P क्या था, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये जो फार्मूला हमने लाया हुआ था, इसी फार्मूला का यूज करेंगे है ना। PE और क्या है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो इस फार्मूला को यूज करके हम निकालेंगे है ना। यहां पर जो W इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जहां से हमने वर्क निकाला था, उसके लिए कंडीशन था थीटा 1 इक्वल टू 0 से थीटा 2 इक्वल टू थीटा कुछ भी हो सकता है। यहां पर कंडीशन क्या होगा, थीटा 1 का वैल्यू होगा पाई बाई 2 और थीटा यहां पर थीटा 2 है वो थीटा होगा है ना। ये अंतर दोनों में, इसमें 0 से थीटा था,
यहाँ पर π/2 से थीटा है, तो इस वाले फार्मूला से जब इसको निकालेंगे तो ये होगा PE cos π/2 माइनस cos थीटा, अर्थात W बराबर आएगा PE cos π/2 0 होगा और ये cos थीटा, मतलब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE cos थीटा होगा माइनस में, है ना। W इक्वल टू PE cos थीटा माइनस में, मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है, W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, या इसको W इक्वल टू लिखेंगे तो माइनस P डॉट E, है ना। जैसे ये A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, यहीं से सदिशों का गुणनफल। जो क्लास 11 का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 11 आप पढ़े हैं तो उसके सारे कॉन्सेप्ट, जैसे वेक्टर है तो वेक्टर से रिलेटेड सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर आसानी से क्लियर होगा, है ना। तो ये इसको अब W ना लिख कर क्या लिख देते हैं, U लिख देते हैं, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, है ना। कार्य ही तो ऊर्जा होता है। U इक्वल टू माइनस P डॉट E, इसमें चाहो तो 2-3 कंडीशन लगा सकते हो। पहला कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 कर दो तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P, ठीक है। W इक्वल टू माइनस P, थीटा इक्वल टू 0 करने पर W इक्वल टू माइनस PE आएगा इसमें, ठीक है। और ये इसका न्यूनतम वैल्यू होगा, न्यूनतम, मिनिमम। तो ये स्थायी साम्य अवस्था होगा। दूसरा थीटा इक्वल टू 90, तो यहां पर cos 90 है, cos 90 0, तो उस केस में उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू 0 होना, स्थितिज ऊर्जा का 0 होना, U इक्वल टू 0 मतलब ये मानक स्थिति, मतलब मानक स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। थर्ड, थीटा इक्वल टू 180 रखें तो cos 180 का मान होता है -1, तो उस केस में यहाँ से W इक्वल हो जाएगा P, ये इसका मैक्सिमम। पर ये अस्थायी साम्य अवस्था या अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा। तो इस टॉपिक में या इस वीडियो में हमने क्या क्या, इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया। सबसे पहले निकाला यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया, घुमाने में कार्य तो निकाला ही, उसके पहले क्या निकाला था, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म, उस बल युग्म का आघूर्ण निकाला, है ना। बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। फिर कार्य निकाला W इक्वल टू P 1 माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पर U इक्वल टू माइनस PE क्या निकाला, कॉस थीटा, है ना। ये 3 फार्मूला हमने डिराइव किया, ठीक है। तो इस वीडियो को यदि आपको कहीं पर डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं कि कहाँ पर डाउट है, और इसको पूरा ध्यान से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।